रिग्रेशन एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। तो इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, और जब हम बेसिक समझेंगे तो उसी के साथ हम कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच के डिफरेंस को भी क्लियर करेंगे, राइट। तो रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, यहाँ पे हम स्टडी करते हैं नेचर ऑफ रिलेशनशिप को, किसके बीच में, वेरिएबल्स के बीच में, राइट। अब वेरिएबल्स के बीच में जब हम रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, सो दैट वन मे बी एबल टू प्रिडिक्ट the unknown value of one variable for a known value of other variable, right। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पे हो जा रही है कि यहाँ पे जो हम वेरिएबल्स के बीच में नेचर ऑफ रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे, इसलिए स्टडी करेंगे कि हम प्रिडिक्ट कर सकें अननोन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, एक ऐसे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को जो कि हमें नहीं पता है, और किसके बेसिस पे, फॉर अ नोन वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल्स, उस वेरिएबल के बेसिस पे जिसकी वैल्यू हमें पता है। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल आर एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को पता करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, किसके बेसिस पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ के बेसिस पे। तो रिग्रेशन एनालिसिस जो आपको एग्जाम्स में लिखना होगा, जो आपको जो इसकी लैंग्वेज के हिसाब से बताना होगा, वो सिंपल सी क्या हो गई कि ये यहाँ पे हम नेचर ऑफ रिलेशनशिप स्टडी करते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में, जहाँ पे हमें एक वेरिएबल्स की वैल्यू पता होती है और हम उस पता हुई वैल्यू के बेसिस पे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आर एस्टिमेटेड, राइट, किसके बेसिस पे, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो अब यहाँ समझना क्या है, यहाँ पे दो चीज़ है। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या निकल रही है कि यहाँ पे प्रिडिक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रिडिक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, रिग्रेशन एनालिसिस जो होता है वो किसके लिए यूज़फुल है, प्रिडिक्शन के लिए यूज़फुल है, राइट। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्रिडिक्शन हम किस चीज़ की करने वाले हैं, प्रिडिक्शन हम वेरिएबल्स की करने वाले हैं, ठीक है। अब वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही बातों में हमने देखा कि वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप सीख रहे हैं, एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट। तो ये दोनों चीज़ें हैं क्या, हमें ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, रिग्रेशन एनालिसिस प्योरली प्रैक्टिकल फॉर्म में है। प्रैक्टिकल फॉर्म हम जो डेली बिजनेस में देखते हैं, बिजनेस में है या कहीं पे भी हमें कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट करनी होती है कि कल को मेरी सेल्स कितनी होगी, हम कितना खर्चा करें, एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्चा करें, या अगर हम कुछ चेंज कर रहे हैं अपने प्राइस में तो डिमांड में क्या इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रेडिक्शन है जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में हमें ज़रूरत पड़ती है, और रिग्रेशन हमें उसी प्रेडिक्शन में हेल्प करता है, जबकि कोरिलेशन हमें प्रेडिक्शन में हेल्प नहीं करता है। कोरिलेशन हमें रिलेशन बताता है, डिग्री ऑफ रिलेशन, रिलेशन नहीं, डिग्री ऑफ रिलेशन। ये हमें नेचर ऑफ रिलेशन बताता है, ठीक है। रिलेशन दोनों बता रहे हैं, लेकिन ये नेचर बता रहा है रिलेशन का कि कितना इफेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, वो डिग्री बता रहा है कि किस हिसाब से उसका रिलेशन जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे प्रेडिक्शन की बात हो गई जो रिग्रेशन करता है। अब वेरिएबल क्या हो गया, वेरिएबल हो गया जैसे मैंने कहा कि एक चीज़ हमें पता होती है, दूसरी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है। हमें विद बिजनेस में सेल्स पता करना है, या हमें प्राइस क्या पता करना है कि उसका डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, प्राइस में कुछ चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं हम कुछ समझ रहे होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या निकला कि रिग्रेशन जो है कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन को बताता है। किसके रिलेशन को बताता है, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन को। किसके बीच में कॉज एंड इफेक्ट, कि ये हुआ इसलिए ऐसा हुआ, ये कारण था इसलिए इसका इफेक्ट ये पड़ा। ये कॉज एंड इफेक्ट किसके बीच में होगा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में होगा, और इसी के बेसिस पे हम एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब पहले वेरिएबल समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा इस बात को। देखिए, वेरिएबल क्या होता है, जैसे डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट का मतलब होता है ना कि कोई चीज़ किसी पे डिपेंड कर रही है, उस पर निर्धारित है, उस पर इफेक्टेड है ना, उसकी वजह से जो भी चेंज होगा वो होगा। और इंडिपेंडेंट क्या हो गई, इंडिपेंडेंट किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल आराम से है, उससे क्या किसी पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, वो जो करेगी उसका इफेक्ट दूसरों पे पड़ेगा, उस पर नहीं पड़ेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज करिए फैन और रेगुलेटर है, राइट। अब फैन और रेगुलेटर अगर है, ये हमारा फैन है और ये रेगुलेटर अगर है, तो इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल हो गए। दो चीज़ जो आप जिनके बीच में स्टडी करो वही वेरिएबल हो गए। अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया, फैन और रेगुलेटर में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन हो गया। देखिए, रेगुलेटर को हम जैसे भी चेंज करेंगे, 3 या 4 या 5 जो भी हम चेंज कर रहे हैं, रेगुलेटर को हम चेंज करते हैं तो हमारी फ़ैन की स्पीड चेंज हो जाती है। इसका मतलब
फैन की स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है? रेगुलेटर पे डिपेंड कर रही है। तो फैन क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया, है ना? क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया। और रेगुलेटर क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। हम इसको चाहे जो भी करें, कम 4 पे ले जा रहे हैं, 3 पे ले जा रहे हैं, 2 पे ले जा रहे हैं, डजेंट मैटर। हाँ, इसके 4 या 3 पे ले जाने की वजह से जो आपका डिपेंडेंट है वो इफेक्ट कर जाएगा, राइट? यही डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, यही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। बात समझ में आई? सेम ऐसे अगर हम हॉस्पिटल में बात करते हैं पेशेंट और मेडिसिन, तो मेडिसिन क्या हो गया? मेडिसिन इंडिपेंडेंट हो गई। हम मेडिसिन की डोज जितना बढ़ाएंगे या घटाएंगे उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? पेशेंट पे पड़ेगा। तो पेशेंट कैसा वेरिएबल हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो बेसिकली हम यहाँ क्या करते हैं, अब यहाँ पे आप डेफिनेशन से देखेंगे समझ पाएंगे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। किसके बेसिस पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू के बेसिस पे। जैसे मैंने कहा कि रेगुलेटर 4 पे चल रहा है, तो रेगुलेटर 4 पे चल रहा है और मुझे फ़ैन के बारे में पता करना है, तो बट ऑब्वियसली बात, अगर 4 पे है तो स्पीड ज़्यादा होगी, 1 पे रेगुलेटर है तो स्पीड कम होगी। हम इसके बेसिस पे इसको पता कर रहे हैं। यही है कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन। ये 4 पे है इसलिए इसका इफेक्ट फैन पे पड़ा, राइट? तो बेसिकली रिग्रेशन एनालिसिस में क्या हो रहा है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप हम स्टडी कर रहे हैं, किसके बीच में? वेरिएबल्स के बीच में, राइट? किस लिए? सो दैट वन में बी एबल, हम इस काबिल हो सके कि हम प्रिडिक्ट कर पाएँ। किस चीज़ को प्रिडिक्ट कर पाएँ? एक अननोन वैल्यू के एक वेरिएबल को, किसके बेसिस पे? जिस वेरिएबल की वैल्यू हमें पता हो, राइट? यही रिग्रेशन एनालिसिस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, राइट? अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फाइंड आउट करने की बात, ये प्रोडक्शन की बात जो कर रहे हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कोई एक कंपनी है जिसका प्रोडक्ट है, ठीक है, और प्रोडक्ट की प्राइस है, और इस साइड पे हमने कह दिया कि प्रोडक्ट के डिमांड पे क्या है, ठीक है? ये कॉज हो गया, ये इफेक्ट हो गया, प्रोडक्ट की प्राइस और डिमांड हो गई। अब मैंने कहा प्राइस है 100 तो डिमांड जाती है 80 की, ठीक है? 100 अगर प्राइस एक प्रोडक्ट की सेल करते हैं तो मार्केट में उसकी डिमांड 80 लोग कर लेते हैं। अगर हम प्राइस को बढ़ा देते हैं 120 तो डिमांड क्या हो जाती है? मान लो 75, ठीक है? अगर हमने कह दिया कि ये हो गई हमारी 95 प्राइस कर दिए तो हमारी डिमांड जाती है 85 की, ठीक है? फिर हमने कह दिया कि अगर हम यहाँ पे प्राइस क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इसको कुछ भी नहीं किया, ठीक है, हमने ब्लैंक कर दिया, और डिमांड हम कह रहे हैं कि 90 की हो रही है, ठीक है? फिर दूसरी साइड हमने कह दिया कि प्राइस जा रही है 130 की, तो यहाँ पे ये क्या फिगर होगा? अब ये होता है कि नहीं, ये सिनेरियो हमारे सामने होता है कि हम कह रहे हैं कि मार्केट में 90 की डिमांड अगर मुझे क्रिएट करनी है तो उस वक्त मुझे अपनी प्राइस कितनी रखनी चाहिए, ऐसा है। तो यहाँ पे देखिए डिमांड कौन सा डिपेंडेंट हो गया, कौन सा इंडिपेंडेंट हो गया। यहाँ पे देखिए प्राइस, अगर यहाँ पे आपको ये वैल्यू पता नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, जो चीज़ पता नहीं होती है वो क्या होगी, बट ऑब्वियसली बात है डिपेंडेंट होगी, है ना? तभी तो हम उसको, जो चीज़ हमें दी गई उसके असर पे हम उसको पता कर पाएंगे। तो डिमांड अगर 90 है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट हम यहाँ कर देंगे, और प्राइस क्या है, इसके बेसिस पे हम इसको पता करेंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा, डिमांड बन जाएगा इंडिपेंडेंट, प्राइस बन जाएगी डिपेंडेंट। यहाँ पे देखते हैं कि अगर प्राइस 130 है तो डिमांड क्या होगी, प्रिडिक्ट करना है हमें अगेन, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चीज़ दी गई है, 130 दी गई, तो ये क्या हो गई, इंडिपेंडेंट, और जो चीज़ नहीं दी गई है वो क्या बन जाएगी, डिपेंडेंट। बात क्लियर है? बेसिकली यहीं पे ऐसे काम होता है। अब इसी में अगर मैं कह दूं कि ये चीज़ x है और ये चीज़ y है, ठीक है, ये x है और ये y है, तो यहाँ पे अब देखिए इक्वेशन कैसे बनता है, यहीं पे समझ लेंगे हम कि यहाँ इक्वेशन कैसे बनता है। ये x हो गया, ये y हो गया। अब यहाँ पे x हमें नहीं पता है, y हमें पता है, तो x क्या है, डिपेंडेंट है, जो चीज़ हमें नहीं पता है वो क्या बन जाएगी, डिपेंडेंट, जो पता है वो इंडिपेंडेंट। x हमें नहीं पता है, y हमें पता है, तो हम ये कह सकते हैं कि x डिपेंड कर रही है किस पे, डिपेंड अपॉन y। x किस पे डिपेंड कर रही है, y पे, क्योंकि y का फिगर हमें पता है। इस वाले सिनेरियो में हम क्या कहेंगे, इस वाले सिनेरियो में क्या कहेंगे कि x, यहाँ पे x पता है हमें, y नहीं पता है, तो कौन किस पे डिपेंड करेगा, y डिपेंड करेगी। तो हम क्या बोलेंगे, y डिपेंड अपॉन x, कह सकते हैं ऐसा कि नहीं, राइट? कि यहाँ पे x किस पे डिपेंड कर रही है, y पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, राइट? तो अब इसी को शॉर्ट में कहते हैं कि x ऑन y, और इसे क्या कहेंगे, y ऑन x, राइट? तो अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि डिपेंडेंट क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्या होती है, और इसी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बेसिस पे हम x ऑन y और y ऑन x करते हैं। क्लियर है कि नहीं? जब हमें
वाई नहीं पता, जो चीज़ हमें नहीं पता होगी वो क्या कहलाएगी, वो डिपेंडेंट कहलाएगी, और जो चीज़ हमें पता होगी वो क्या कहलाएगी, इंडिपेंडेंट कहलाएगी। बस अब इतना ध्यान रखिएगा। तो जो चीज़ नहीं पता है वो डिपेंड करेगी, जो चीज़ पता है उस पर। क्लियर है? एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हम अभी न्यूमेरिकल से और ज़्यादा इस बात को क्लियर कर लेंगे, राइट। अब अगर रिलेशन और कोरिलेशन की बात, जैसे मैंने कहा रिग्रेशन और कोरिलेशन को हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैंने क्या कहा था कि रिग्रेशन क्या होता है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बताता है, जबकि कोरिलेशन क्या कहता है, डिग्री ऑफ रिलेशन बताता है। डिग्री ऑफ रिलेशन का मतलब हो गया पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव मतलब +1 या -1 के बीच में रोटेट करती है। इसका मतलब समझिएगा, अगर किसी चीज़ का +1 आया रिलेशन, कोरिलेशन +1 है, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल जैसे शेयर है, रिलायंस का शेयर है और शेयर मार्केट है, तो क्या हो गया यहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं, +1 का मतलब कि शेयर मार्केट जैसे जैसे फ्लैक्चुएट करेगा उसी स्पीड में रिलायंस भी फ्लैक्चुएट करेगा। दोनों पॉजिटिवली कोरिलेट कर रहे हैं। अगर शेयर मार्केट बढ़ रही है तो रिलायंस के शेयर्स भी बढ़ेंगे, शेयर मार्केट डाउन जाएगी तो रिलायंस के शेयर भी डाउन जाएंगे, पॉजिटिवली कोरिलेट कर रही है। तो यहाँ पे ये डिग्री ऑफ रिलेशन बताती है, जबकि रिग्रेशन नेचर ऑफ रिलेशन बताती है कि भाई कितना इफेक्ट कर रही है, ये इस पे कितना डिपेंड है, ये इस पे कितना डिपेंड है, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या बात हम कह सकते हैं, रिग्रेशन कॉज एंड इफेक्ट बताएगा, जबकि रिग्रेशन कभी भी कोरिलेशन जो है कभी भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बताता, जबकि रिग्रेशन हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो न्यूमेरिकल लेंगे वो किसका लेंगे, लीस्ट स्क्वायर का न्यूमेरिकल लेंगे। ठीक है, पहले हम लीस्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन को लीस्ट स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन में दिया रहता है कि आप रिग्रेशन की इक्वेशन बनाइए और लीस्ट स्क्वायर मेथड की हेल्प से। अब ये इक्वेशन कैसे फ्रेम होता है हमें ये जानना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी तक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल सीख लिया था कि क्या होता है, और एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स किसे कहते हैं ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, तो जब हम लीस्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने जाते हैं तो हम बेसिकली पहले दो चीज़ करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास सिचुएशन होगी कि एक्स डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स अपॉन वाई, और दूसरी सिचुएशन होगी व्हेन वाई डिपेंड्स अपॉन एक्स, शॉर्ट में लिख लेते हैं एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स। इन दोनों सिनेरियो के लिए हम इक्वेशन सीखेंगे कि कैसे हम इक्वेशन बनाएंगे, राइट। तो देखिए x डिपेंड्स अपॉन y, x ऑन y, और y डिपेंड्स अपॉन x, y ऑन x। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे होगा, जो फॉर्मूला बनता है या जो इक्वेशन आपको बनानी पड़ती है वो इक्वेशन कौन सी होती है, यहाँ पे x को आपको पता करना है ना, क्योंकि x डिपेंड कर रही है किस पे, y पे। इसका मतलब y आपको दिया गया रहेगा क्वेश्चन में, x को आपको पता करना है। तो हमेशा क्या हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये सिंपल सी बात है। अगर 2 + 2 है तो अब आपको बताना है कि ये क्या होगा। तो जब आप लिखते हो तो क्या लिखते हो, = 4। तो इसके बेसिस पे आपने ये 4 बताया है ना। तो 4 किस पे डिपेंड कर रहा है, इस इक्वेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो इसी तरीके से x = हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। अब इक्वेशन क्या होता है, a + b y। ठीक है, x ऑन y था तो a + b y, यहाँ इक्वेशन में y रहेगा और x हमें पता करना है तो x = हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे, तो इक्वेशन बनाने के बाद आपको इसी जगह पहुँचना है, आपका आंसर इसी इक्वेशन पे आना चाहिए। इसी को हम बोलेंगे कि आपने इक्वेशन फ्रेम कर लिया। ठीक है, पर यहाँ पे पहुँचेंगे कैसे, x = a + b y बनाएंगे कैसे। अब यहाँ पे देखिए ये जो a है ना, ये a क्या होता है या b क्या होता है, ये दोनों को क्या कहते हैं, हम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और x और y आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो बेसिकली पहले आप जब इस इक्वेशन पे जब आपको जाना होगा तो आपको a की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, b की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, और तब आप ये पूरा इक्वेशन बना देंगे। ठीक है, तो अब ये बनाने का तरीका कैसे होगा, सबसे पहले हम 2 इक्वेशन बनाएंगे, उन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम यहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, अब वो 2 इक्वेशन क्या होती है, तो क्या कहते हैं कि ये जो x है ना सीरीज़ में, आपको जो पता करना है उसका समेशन करेंगे। समेशन ऑफ x = a है, a तो कांस्टेंट है, पर a के साथ हम क्या कह सकते हैं, नंबर कितने नंबर हैं, जैसे एक आपको क्वेश्चन में 10 नंबर दिए गए हैं, 5 नंबर दिए गए हैं, 6 दिए गए हैं, तो
नंबर, तो उसके लिए हम इसको क्या कह देते हैं, n कर देते हैं, ठीक है। प्लस b तो आपका था ही, b लिखेंगे, इक्वेशन हमको यही तो पता करनी है b, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा समेशन y, यहाँ पे हम सबको समेशन करें, सबका टोटल ले रहे हैं, तो x का हमने समेशन x कर दिया, a के लिए हमने नंबर ले लिया और जो y थी उसका हमने समेशन कर दिया, ठीक है। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। दूसरी इक्वेशन हम क्या करेंगे, इस पूरी ही सीरीज़ में हम समेशन y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो कैसे तैयार होती है दूसरी सीरीज़, जिसको आपको याद करना पड़ेगा, बेसिकली याद नहीं है, ये इक्वेशन आप बना सकते हैं। समेशन x समेशन y, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या था आपका a था, n को हटाते हैं, a कांस्टेंट था, इसमें भी समेशन, तो यहाँ पे a समेशन y हो गया प्लस b वैसे ही आ गया। अब समेशन ई वाई, समेशन y से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा समेशन y का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। बेसिकली इन्हीं दोनों इक्वेशन के बेसिस पे हम कहाँ पहुँचेंगे, इस इक्वेशन को, जो कि आपका आंसर बन के आएगा, ठीक है। आपको इन दो इक्वेशन को पहले फ्रेम करना है और इन दोनों इक्वेशन के बेसिस पे आपको यहाँ पहुँचना है और यही आपका आंसर बन के आएगा, ठीक। तो ये याद हो गया, x हमको पता करना है, a प्लस बी वाई है, अंदर हमारा क्या होगा y, जो चीज़ हमें पता होगी। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, समेशन x कर दिया, a को a रखा और n से कर दिया कितने नंबर में थे, और जो y था हमारा उसको भी हमने समेट कर दिया, समेशन कर दिया, टोटल कर लिया। दूसरे वाले इक्वेशन को हमने कैसे फ्रेम कर दिया कि भाई इस पूरी सीरीज़ को समेशन y से मल्टीप्लाई कर दो, जो तुम्हें पता है उसको वापस से कर दो। तो समेशन x था, उससे हम समेशन y को मल्टीप्लाई, तो यहाँ समेशन x समेशन y था, मल्टीप्लाई किया हमने उससे, तो समेशन एक्स वाई बन गया। और यहाँ पे क्या हो गया, a था, दूसरा इक्वेशन बना रहे तो a था, a में हमने समेशन y मल्टीप्लाई कर दिया तो a समेशन y हो गया, और b समेशन y ऑलरेडी था, फिर से समेशन y को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, b समेशन y स्क्वायर बन गया। तो ये हमारी सीरीज़ तैयार होके आ गई। अब इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है भाई, जो चीज़ें हमें पता करनी है वो बाहर हैं और जो चीज़ें हमें ऑलरेडी पता हैं वो हम अंदर रख रहे हैं, तो सारे y अंदर आ गए, ठीक है। अब हम इसी तरीके से जरा सा दूसरे सीक्वेंस को पकड़ते हैं। दूसरा इक्वेशन हमारा जब y ऑन x का सिचुएशन बनेगा तब कैसे करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये अपने आप याद हो जाएगा, y इज इक्वल टू, क्योंकि आंसर तो हमारा इक्वेशन बन के आएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, है ना। ये हमें पता करना है, ये हमें ऑलरेडी पता है। अब इसको क्या कर देंगे, अब इसको यहाँ पहुँचने के लिए हमें क्या करना होगा, दो इक्वेशन बनाना होगा। तो पहले क्या करेंगे, समेशन y इज इक्वल टू a है तो a को क्या कर देंगे, n से कितने नंबर में थे, ठीक है। b है तो b को तो रखो और x को फिर से समेशन कर लो, टोटल ले लो इनका, तो समेशन x हो गया। अब एक सीक्वेंस हमारा बन गया, एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, इस पूरी सीरीज को किससे मल्टीप्लाई कर दो भाई, जो चीज़ हमें पता है समेशन x से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब क्या आ गया, समेशन y x आ गया, चाहे समेशन एक्स वाई कहिए चाहे समेशन y x कहिए, बात तो एक ही हो गई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n नहीं आएगा, n हम लेंगे क्या, नहीं, n हम नहीं लेंगे, क्या लेंगे, a, सिर्फ हम लेंगे a। अब a में हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समेशन x को, राइट। और b समेशन x ऑलरेडी गिवन है, तो समेशन x जब दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। तो बेसिकली दूसरी इक्वेशन कैसे दिख रही है, समेशन y x इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी हो गई दो इक्वेशंस, एक ये हो गई, राइट, और एक हमारी ये हो गई। इन दो इक्वेशन के बेसिस पे हम यहाँ पहुँचेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ये कब अप्लाई होगा, जब हमको y पता करना होगा, है ना। हमारे पास x होगा, y पता करना, y डिपेंड कर रही होगी x पे, तब। अब जब क्वेश्चन में, जैसे हमने पहले एग्जांपल में लिया था कि क्वेश्चन मार्क रहता है तो हमें पता होता है कि x ऑन y पता करना है या y ऑन x पता करना है। पर जब क्वेश्चन में आपको सब दिया हुआ है, x की भी पूरी सीरीज़ दी हो, y की भी पूरी सीरीज़ दी होती है, तब हमें यहाँ पे दोनों पता करना होता है। एक बार ये एज्यूम करना होता है कि x नहीं पता, दूसरी बार हमें ये एज्यूम करना पड़ता है कि हमें y नहीं पता, और हमें ये दोनों ही निकालने पड़ते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे फ्रेम किया हुआ है, एक क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन से हम सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। कैसे दिया है, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इसका इस्तेमाल करते हुए, लीस्ट स्क्वायर का इस्तेमाल करते हुए आप रिग्रेशन इक्वेशन बनाइए।
x दिया गया है, y दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको दोनों चीज़ें दी गई हैं, तो आपको क्या निकालना होगा, एक बार x ऑन y निकालना होगा, दूसरी बार y ऑन x निकालना होगा, दोनों निकालना होगा, ठीक है। तो अब हमको ये चीज़ पता है, देखिए आपने अभी देखा कि चाहे आपको x ऑन y निकालना हो और चाहे आपको y ऑन x निकालना हो, आपको क्या क्या चाहिए है, ठीक है। कई बार बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि इस पूरे सीक्वेंस में हमको क्या क्या करना है, समेशन x करना है, समेशन x स्क्वायर निकालना है, एक्स वाई करना क्या क्या है, टेबल कैसे फ्रेम करनी है। तो आपको चाहिए कि आप ये देखिए, अगर आपको x ऑन y है या y ऑन x है तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको एक चाहिए n, ठीक है, एक आपको चाहिए क्या, समेशन x चाहिए, और क्या चाहिए, समेशन x y चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए आपको चाहिए है यहाँ पे समेशन y, समेशन एक्स वाई, वो तो वहीं से निकल गया, और समेशन वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या चाहिए, समेशन एक्स स्क्वायर। यही चीज़ तो हमें चाहिए है। तो जो मेरी टेबल फ्रेम होगी वो यही तो फ्रेम होगी, और तो कुछ फ्रेम ही नहीं होगी हमारी टेबल। तो स्टार्ट करते हैं अपने टेबल बनाने के लिए, ठीक है। टेबल कैसे बनेगी, पहले ये देखिए, ये हमने यहाँ पे बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिया हुआ है, यहाँ पे नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, तो जल्दी सॉल्व करने के लिए हमने ईजी सा नंबर लिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया x और y, x की फिगर हम ले लेते हैं, क्या क्या है, 4 4 5 6 3, y की फिगर क्या क्या है, 2 5 3 2 3, ठीक है। x और y पता चल गया। सबसे पहले इनका काम कर लीजिए, समेशन x निकाल लीजिए, समेशन y निकाल दीजिए, आपको पता ही आपको चाहिए। तो इनको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 22, ये क्या कहलाएगा, समेशन x। इसको टोटल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 15, ये क्या कहलाएगा, समेशन y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x और y है, हमें x और y चाहिए, समेशन ऑफ x y, और यहाँ पे भी देखिए है ना, तो हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। पहले यही काम कर लेते हैं, तो क्या कर लेते हैं, x और y लिख लेते हैं, तो 4 2 ज़ा 8 है ना, 4 5 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 6 2 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब हमारा ये भी फिगर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, इनको जब आप टोटल करेंगे तो आ जाएगा 64। ये क्या कहलाएगा, समेशन एक्स वाई। अब चाहे समेशन वाई एक्स कहिए चाहे एक्स वाई कहिए, बात तो वही हो गई, ठीक है। और क्या चाहिए आपको, एक एक्स स्क्वायर चाहिए और एक आपको वाई स्क्वायर चाहिए। चाहे आपको ये पता करना हो, ये दोनों निकालने के लिए आपको यही दो चीज़ चाहिए। तो हम फटाफट ये काम भी कर लेते हैं, एक्स का स्क्वायर कर लेते हैं और वाई का स्क्वायर कर लेते हैं, राइट। तो एक्स का स्क्वायर करते जाते हैं, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 3 3 ज़ा 9। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा y का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, ये आ गया आपका। अब जल्दी से हम इसको क्या कर देते हैं, टोटल कर लेते हैं। तो अब ये क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर का पूरा टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 102। ये क्या कहलाएगा, समेशन एक्स स्क्वायर। और यहाँ टोटल कर लेंगे तो क्या कहलाएगा 51, दैट इज समेशन वाई स्क्वायर। बन गया हमारा। जब ये काम हो गया तो अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। पहले हम एक इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है, एक्स ऑन वाई, ठीक है। एक्स ऑन वाई निकालने के लिए आपको कहाँ जाना है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई पे जाना है, यही करना है हमें, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे जाने के लिए हमको क्या इक्वेशन लेना है, पहला इक्वेशन लेते हैं। तो पहला इक्वेशन याद है आपको, समेशन x करिए इज इक्वल टू ए है तो a का नंबर ले लीजिए प्लस मतलब टोटल नंबर ले लीजिए सीरीज़ के, और b समेशन y करिए, ये एक इक्वेशन हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम रख देते हैं फटाफट। समेशन x कितना है 22। अब a कितना है, a तो हमें पता करना है, n कितना है ये हमें पता है, 1 2, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हैं तो ये हो जाएगा 5a, ठीक है, प्लस b को एज इट इज़ लिख देंगे। और हमें क्या चाहिए, समेशन y पता है हमें 15। ये हो गई हमारी एक इक्वेशन, ये वैल्यू हमने पुट कर दी, ये वैल्यू हमारी निकल गई, ठीक है। अब हम दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं। आपको याद हो इसी में हमें क्या करना है, समेशन y से मल्टीप्लाई कर देना था। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन वाई प्लस बी समेशन वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं,
एक्स वाई कितना दिया गया है 64, ए हमको पता ही नहीं है, समेशन वाई हमको पता है, हाँ पता है भाई 15 है, प्लस समेशन वाई स्क्वायर हमें पता है, हाँ पता है 51 है, तो बी 51 हो गया हमारा। ये हमारा निकल के आया, वैल्यू हमने पुट कर दी किसमें, सेकेंड इक्वेशन में। अब आपको पता है इन दोनों इक्वेशन के बेसिस पे आपको यहाँ पहुँचना है ना। तो बट ऑब्वियस ये बात है, दो इक्वेशन से एक साथ तो जा नहीं सकते, इन दोनों को कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, खत्म करना है। एक किसी एक को कट करके ए या बी में से किसी एक की वैल्यू पता करेंगे, है ना, फिर उसके बाद हम इस इक्वेशन में पहुंचेंगे। तो अब हम कैसे करेंगे, अब हम थोड़ा सा आगे इस पे जाते हैं, राइट। तो एक बार हम लिख लेते हैं वापस से अपना इक्वेशन 1 की वैल्यू। इक्वेशन 1 की वैल्यू हमारी क्या थी, 22 इज इक्वल टू 5a प्लस 15b, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 था। और इक्वेशन सेकेंड वाला हमारा क्या था, इक्वेशन सेकेंड था हमारा 64 इज इक्वल टू 15a प्लस 51b, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था। अब हमको पता है कि जब हमको अगर दोनों को हटा के किसी एक की वैल्यू पता करनी है तो किसी एक को तो काटना पड़ेगा, चाहे ए को काटो चाहे बी को कट करो, किसी एक को कट करोगे तभी ए या बी में से किसी की वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज करके कट कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्लस करेंगे तो वैल्यू तो डबल हो जाएगी, कटेगी तभी तो वैल्यू मिलेगी। तो हमको क्या करना होगा, साइन चेंज करना होगा। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, लेकिन जब यहाँ पे कट करने से पहले इक्वल तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये 15a दिख रहा है, ये 5a दिख रहा है, तो जब तक दोनों इक्वल नहीं होंगे कोई कटेगा कैसे। तो हमें क्या करना है, बेसिकली इक्वल करना है। इक्वल करने का तरीका क्या हो सकता है कि हम अपने इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दे 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 क्या आ जाएगा 15, 15 आएगा तो 15a इधर भी है, हमारा वैल्यू कैंसिल। तो हम क्या कहेंगे, हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। अब पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक वैल्यू को पाने के लिए पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 22 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा आपका 66, राइट। तो आ गया हमारा 66 इज इक्वल टू 15a प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना करेंगे तो क्या आ जाएगा 45b। ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकेंड, ये हमारी आ गई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई करने के बाद। और दूसरी वाली इक्वेशन हम लिख देते हैं अब, 64 इज इक्वल टू 15a प्लस 51b, हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब तो हम आराम से इसे कट कर सकते हैं, ठीक है। माइनस किया, 15a कट गया आपका, राइट। यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, 66 माइनस 64 करेंगे तो 2 आएगा, इज इक्वल टू में अब यहाँ पे 45 है, 51 है, यहाँ पे साइन चेंज हो चुका है, कट कर रहे थे हम, तो 51 में से 45 को लेस कर देंगे, क्या आ जाएगा माइनस का साइन लगेगा ना 6b, ठीक है। अब हमको एक वैल्यू तो पता चल जाएगी, हम यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं। b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई -6, तो आंसर क्या आएगा आपका -0.33। आप ये सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया आपका। हमको b की वैल्यू पता चल गई। अब जैसे हमें b की वैल्यू पता चल गई, क्योंकि आपको पता है कि आपको इक्वेशन कहाँ पहुँचना है, a प्लस बी y पे पहुँचना है, b पता चल गया तो a तो हम निकाल ही सकते हैं। किसी भी एक में हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसी इक्वेशन में a की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो कैसे हो जाए, इसमें इसी इक्वेशन में हम b की वैल्यू को पुट करके a को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या हो गया 22 इज इक्वल टू 5a प्लस 15। अब b की वैल्यू हमें मिल चुकी है -0.33 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया -0.33, ठीक है। अब हम वापस से लिखेंगे इसको, क्या आ जाएगा 5a, और जब 15 से -0.33 को मल्टीप्लाई आप करेंगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, साइन हमारा लगेगा माइनस का जब साइन लग जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -4.95, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको 5a की वैल्यू को निकालना है हमें, तो हम क्या कह देते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे लाएंगे तो इज इक्वल टू 5a हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं 5a इज इक्वल टू 22, उसके बाद प्लस 4.95, राइट। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने एकदम शॉर्ट में ही कर दिया कि 5a आपका है यहाँ पे,
ये 4.95 इधर उठ के चला जाएगा, तो 22 माइनस 4.9 ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा और ये इक्वल टू 5a में आ जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 22 और प्लस 4 को करेंगे तो 26.95, इसको हम राउंड फिगर में ले लेते हैं। तो राउंड फिगर में लेके 5a इज इक्वल टू 27 कर देते हैं। ठीक है, राउंड फिगर ले लेते हैं और अब हमारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 27 ऑब्लिक डिवाइडेड बाई 5। तो आंसर कितना आ गया हमारा 5.4। ये हमारी a की वैल्यू आ गई। अब हमें a पता चल गया, b पता चल गया। इक्वेशन आपको याद ही है, हम निकाल रहे थे x ऑन y। हमने कहा था कि आंसर हमेशा कैसे आएगा, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। यही तो हमें पहुंचना है, यही इक्वेशन बनेगा। सो अब इक्वेशन बन गया, x इज इक्वल टू a कितना है 5.4 और b हमारा कितना आया है, b हमारा आया है माइनस 0.33। तो प्लस माइनस में क्या आएगा, माइनस आ जाएगा 0.33 और y आ जाएगा। ये रही हमारी पहली इक्वेशन x ऑन y। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे अब, सेकेंड इक्वेशन y ऑन x। ठीक है, जब हम y ऑन x निकालने की बात करते हैं तो अब देखिए इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, यहाँ पहुँचने के लिए आंसर यही आएगा ना। आंसर यहाँ पहुँचने के लिए हमें क्या करना होगा, दो इक्वेशन फ्रेम करने होंगे। क्या, पहला वाला समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x। दोबारा वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे समेशन x को। क्या बन गया, समेशन y x इज इक्वल टू a समेशन आपका x प्लस b समेशन x स्क्वायर। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब चलिए फटाफट इस पे वैल्यू पुट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं वैल्यू पुट करना। अब क्वेश्चन यहाँ पे शो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वैल्यू आपके पास नोटिंग में होगी, आप वहाँ से वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, पहले वाले इक्वेशन को लिख लेते हैं। पहला वाला इक्वेशन हमारा क्या जा रहा है, समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x। ये हमारा पहला इक्वेशन है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट। समेशन y हमारा कितना आया हुआ था 15। ठीक है, n हमारा कितना था 5, a हमारा कितना है पता नहीं, और प्लस b हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये है समेशन x हमको पता है। समेशन x कितना है हमारा 22 है ना, समेशन x। तो इसको हम ऐसे कर देते हैं 22b लिख देते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा इक्वेशन कर लेते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, समेशन x y इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन है, इसकी वैल्यू भी निकाल लीजिए। समेशन एक्स वाई हमने कैलकुलेट किया था, समेशन एक्स वाई आया है हमारा 64 इज इक्वल टू समेशन एक्स कितना है हमारा 22। तो हमारा 22a हो गया प्लस हमारा समेशन एक्स स्क्वायर कितना है हमारा 102b। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब आपको पता है वहाँ पहुँचने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों में से इन दोनों को कैंसिल करके एक से वैल्यू निकालनी है। चाहे ए की निकाल लें चाहे बी की वैल्यू निकालें, दोनों की वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए पहले इक्वेट करना पड़ेगा, कुछ तो इक्वल हो, ना ए इक्वल है ना ही बी इक्वल है। और ऐसा भी नहीं हो पा रहा है कि किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो हमारा 22 आए। मान लीजिए हम ए को पकड़ते हैं तो 5 4 20 भी करते हैं तो 20 के बाद 22 नहीं आ रहा है। ठीक है, और 22 में भी हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहेंगे तो सीधा 102 तो नहीं आ रहा है। तो तरीका क्या होता है, जब ऐसा फंस जाता है तो हम कैसे करते हैं, हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी एक को नहीं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये समझिएगा। ये वाली जो इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन दोनों को इक्वल करना है, तो हम क्या कर देते हैं, इस इक्वेशन को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और इस इक्वेशन को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 22 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 5 से। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे ए इक्वल हो जाएगा। ए इक्वल कर दिया, आप कैंसिल करिए, बी की वैल्यू निकल गई। ठीक है, सेम चीज़ होगा। अब हम एक काम करते हैं, फटाफट इस चीज़ को वैल्यू मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ठीक है, वैल्यू अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या क्या वैल्यू आती है, ये मैं दोनों ही वैल्यू लिख देती हूँ आपको। तो इक्वेशन 1 को हम जब कर रहे हैं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 22। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 330 इज इक्वल टू 110a प्लस 484b।
ठीक है, और इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी 320 इज इक्वल टू 110 A प्लस 510 B। ठीक है, अब हम फटाफट इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम लिख लेते हैं 330 इज इक्वल टू 110 A प्लस 484 B, और यहाँ हो गया 320 इज इक्वल टू 110 A प्लस 510 B। अब ये सब कुछ जब आप करेंगे तो जो फिगर आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू -26 B, और जब हम B की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी फिगर, -0.38, -0.38, ये हमारा क्या आ जाएगा, B की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक इजी है, B की वैल्यू जैसे हमें पता चल गई, हम फटाफट क्या करेंगे, इक्वेशन में B की वैल्यू को रखेंगे और A की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो एक ही इक्वेशन है, मान लो इक्वेशन 1 था हमारा, इक्वेशन 1 क्या था, ये वाला इक्वेशन था 5A इक्वल टू 22B 15 वाला, इसी में हम चलते हैं B की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो ये रहा 15 इज इक्वल टू 5A प्लस 22B, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वैल्यू करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ B। ठीक है, हम इसमें B की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 15 इज इक्वल टू 5A प्लस 22 मल्टीप्लाई हो जाएगा -0.38 से, आंसर कितना आ जाएगा 15 प्लस, अब ये पूरा मल्टीप्लाई करके हम इक्वेशन यहाँ लिख ले रहे हैं, तो 8.36 आ जाएगा इज इक्वल टू 5A के हो जाएगा, तो 5A इज इक्वल टू क्या हो गया 23.36 हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू 23.36 बाई 5 कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 4.67। A की वैल्यू निकल गई, B की वैल्यू निकल गई, इक्वेशन में रख देंगे। इक्वेशन क्या बनता था, y ऑन x है ना, y ऑन x है, तो क्या बनेगा इक्वेशन, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब y इज इक्वल टू a है 4.67, प्लस माइनस में b आप देख लीजिए, प्लस माइनस में -0.38 होगा, तो क्या हो जाएगा -0.38x, ये हो गई y ऑन है। तो x ऑन y की इक्वेशन हमने वहाँ देख ली, y ऑन x की इक्वेशन यहाँ देख ली, आंसर सॉल्व। लेकिन इसी में एक क्वेश्चन देता है, अब यहीं के बाद वो क्वेश्चन सॉल्व होता है जो मैं भी यहीं मेंशन कर देती हूँ। मान लीजिए उसी क्वेश्चन के आगे लिखा रहता है कि व्हाट लाइकली टू बी वैल्यू, मैं मेंशन कर देती हूँ। और सेम चीज़ में कई बार क्वेश्चन उसी सीरीज़ में आगे, जैसे सपोज करिए ये हमारा क्वेश्चन था, एक सेकेंड, यहाँ हमारा क्वेश्चन ख़त्म था। अब इसी क्वेश्चन में अगर मेंशन होता आपका कि व्हाट likely to value of x when y is equal to 15। ठीक है, क्वेश्चन यही क्वेश्चन दिया था और ऐसे लिखा होता और आपसे बोलता कि इक्वेशन सॉल्व करिए। अब क्या करते हैं आप, कह रहा है कि आप अब यहाँ पे देखिए बहुत ध्यान से, अब बच्चे कंफ्यूज यहीं पे होते हैं कि x ऑन y निकालना, y ऑन x निकालना, किस सीक्वेंस में इसको फिट करना है। क्या कह रहा है, व्हाट लाइकली टू वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 15। x की वैल्यू क्या होगी जब y इज इक्वल टू 15 है। क्या दिया गया है आपको वैल्यू दी गई है y की, क्या दिया गया है, y दिया गया है, क्या पता करना है, x पता करना है। तो x किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे, तो सीरीज क्या होगी x ऑन y वाली। तो ये जो वैल्यू पुट करेंगे हम, y की जो वैल्यू पुट करेंगे वो कौन से वाली सीरीज में करेंगे, x ऑन y वाली में। ठीक है, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, जो चीज़ पता है वो हमारी क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, जो नहीं पता वो हमारी क्या है, डिपेंडेंट है। तो x डिपेंड ऑन y। ठीक है, तो ये हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम ज़रा सा यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए, तो हमको ये तो यहाँ पे हमको ये चीज़ तो पता चल चुकी है यहाँ पे कि हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे x ऑन y। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y ऑन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। आपने x ऑन y का इक्वेशन निकाला है, अभी हमने निकाला था यहाँ पे, अभी निकाला है, उसी को पहले लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू 5.4 माइनस 0.33 हमारा y, यही तो था हमारा इक्वेशन x ऑन y वाला। ठीक है, अभी हमने सॉल्व किया था। तो अब हमको y की वैल्यू मिल चुकी है, तो x इज इक्वल टू 5.4 माइनस 0.33
मल्टीप्लाई बाई 15। y की वैल्यू कितनी दी गई क्वेश्चन में, 15 दी गई है। कैलकुलेट कर लेंगे हम फटाफट, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5.4 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4.95, 5.4 माइनस 4.95, सो x इज इक्वल टू 0.45। ये आंसर हो गया, दैट इज योर आंसर। अब लीस्ट स्क्वायर मेथड में बेसिकली इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाए, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।